हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वेग व्यंजक की। तो आज का टॉपिक है हमारा वेग व्यंजक। तो वेग व्यंजक एवं वेग स्थिरांक। तो इस वीडियो लेक्चर में हम वेग व्यंजक की बात करेंगे और वेग स्थिरांक की बात करेंगे। तो वेग व्यंजक किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के मोलर सांद्रण, मोलर सांद्रण मतलब मोलरता, मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो हमने एक अभिक्रिया ले ली, माना एक सामान्य अभिक्रिया है। तो एक सामान्य अभिक्रिया ली है हमने, वो ये है ए प्लस बी बी, और ये ले लिए एरो स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। तो ये हमने एक सामान्य अभिक्रिया ले ली है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो आगे लिखे होते हैं वो समीकरणिक गुणांक होते हैं, और जो इधर होते हैं वो अभिकारक होते हैं, और इधर जो हमारे होते हैं वो उत्पाद होते हैं। तो एक बार और मैं लिख देता हूं आपकी याद के लिए, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी हमारे क्या है, रस समीकरण मितीय गुणांक। तो हमारा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी क्या है, रस समीकरण मितीय गुणांक है, और जो ए और बी है वो इधर वाले क्या है, अभिकारक। तो कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी वो क्या है, हमारे अभिकारक। तो ये हमारे अभिकारक। तो जो ए कॉमा बी है वो हमारे क्या है, अभिकारक है, और जो इधर कैपिटल सी और कैपिटल डी लिखा है वो हमारे क्या है, उत्पाद। कैपिटल सी कैपिटल डी क्या है, हमारे उत्पाद। तो ये हमारी एक सामान्य अभिक्रिया लिखी है। डेफिनेशन क्या है वेग व्यंजक, किसी अभिक्रिया का वेग। तो हमने कोई अभिक्रिया मान ली, अभिक्रिया ये थी हमारी एक अभिक्रिया। तो अभिक्रिया के लिए वेग निकालना है हमें, अभिक्रिया के लिए वेग। तो ये वाली अभिक्रिया के लिए हमें क्या निकालना है, वेग। तो अभिक्रिया के लिए निकालना है वेग। तो वेग किसके समानुपाती होता है, डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले एक बार और। किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो समानुपाती का साइन लगा दिया हमने। किसके होता है, उसके अभिकारकों के। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक कौन से हैं, ए और बी अभिकारक हैं। तो हमने लिख दिया ए और बी क्या है, हमारे अभिकारक हैं। लेकिन वो कह रहा है मोलर सांद्रण के, तो सांद्रता का चिन्ह क्या होता है, ब्रैकेट। तो इसको ब्रैकेट में लिखें, और ये दोनों पास पास में लिखें। इसका मतलब क्या है, गुणनफल। ये दोनों किसमें, गुणनफल में है आपके। तो किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के, तो ये आपके ए बी क्या है, अभिकारक। जो हमारे इधर लिखे होते हैं वो अभिकारक होते हैं। उसके मोलर सांद्रण के गुणनफल, ब्रैकेट का मतलब क्या है, सांद्रता। और ये दोनों किसमें लिखे हैं, गुणनफल के समानुपाती होते हैं। तो ये दोनों किसमें, समानुपाती पे हैं। अभिकारक एक पे घात x है और अभिकारक b पे घात क्या है, y है। तो वेग समानुपाती की हो गया। डेफिनेशन बन गई, किसी अभिक्रिया का वेग, वेग उसके अभिकारकों, अभिकारक क्या है, ए बी, मोलर सांद्रण, मोलर सांद्रण का मतलब ब्रैकेट, गुणनफल के समानुपाती होते हैं। तो ये दोनों आपस में लिखे हैं, तो किस में है, गुणनफल के समानुपाती है। यहां जो एक्स वाई है, एक्स तथा बाई का मान, एक्स तथा बाई का मान, एक्स तथा बाई का मान ए तथा बी के, तो कौन सा है, स्मॉल ए स्मॉल बी, ए तथा बी के मान के, ए तथा बी के मान के बराबर हो भी सकता है, बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। तो अभिकारक ए बी पे जो एक्स तथा वाई की घात लगी हुई है, एक्स तथा वाई के जो मान है ए तथा बी के बराबर हो भी सकते हैं
और नहीं भी। तो जो आपको याद रखना है, जो एक्स वाई है उनके मान है ए बी के बराबर हो सकते हैं या नहीं भी। क्योंकि क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक्स तथा वाई का मान, क्योंकि एक्स तथा वाई का मान प्रयोगों द्वारा निकालते हैं। तो आपके जो x तथा y का मान है वो a b के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी। क्योंकि जो हमारे a b है, यहाँ पर a लिखा है b लिखा है, वो रस समीकरण मितीय गुणांक है। रस समीकरण मितीय गुणांक के बराबर x घात y का मान हो भी सकता है या नहीं भी। क्योंकि जो x तथा y के मान होते हैं उन्हें हम प्रयोगों द्वारा निकालते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो वेग किसके समानुपाती होता है? a और b अभिकारक के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो आपको पता है जब भी हमारा समानुपाती का साइन हटता है, जब भी हमारा समानुपाती का साइन हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पर k और a पे घात x ऐसी की ऐसी और b पे घात y ऐसी की ऐसी। तो जब भी समानुपाती का साइन हटता है कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट क्या है? k, a पे घात x ऐसी की ऐसी, b पे घात y ऐसी की ऐसी। तो जो आपको ये दिख रहा है समीकरण जो हमने प्राप्त किया है, इसको हम वेग व्यंजक बोलते हैं। ऐसा क्या बोलते हैं? जो हमने प्राप्त किया इसे वेग व्यंजक बोलते हैं। वेग व्यंजक या वेग नियम कहते हैं। तो इसको मान लिया हमने समीकरण 1। तो जो हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1, तो जो हमारा ये समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 को वेग व्यंजक या वेग नियम कहते हैं। तो हमने ये जो समीकरण प्राप्त किया है इसी को ही हम वेग व्यंजक या वेग नियम कहते हैं। तो वेग नियम क्या है? वेग नियम लिखिए तो आप ये लिख देंगे, और वेग व्यंजक क्या, तो भी आप ये लिख देंगे। तो जो हमारा समीकरण 1 है उसको वेग व्यंजक या वेग नियम कहते हैं। लेकिन यहां पर क्या था? वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक क्या है? तथा k को वेग स्थिरांक कहते हैं। तो हमारा जो कांस्टेंट k था उसको वेग स्थिरांक बोलते हैं। तथा k को वेग स्थिरांक कहते हैं। तो हमारा जो कांस्टेंट k था उसको क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक कहते हैं। अब मैं आपको पिछली वीडियो लेक्चर की थोड़ी बात बताऊं। हमने औसत वेग पढ़ा था। तो औसत वेग किस दो प्रकार से लिखते थे? एक अभिकारक का लिखते थे, एक उत्पाद का लिखते थे। तो एक बार फिर अभिकारक का औसत वेग लिखते हैं। तो इतना तो ये हमारा पूरा क्लियर हो गया। जो हमें वेग व्यंजक प्राप्त करना था, वेग स्थिरांक प्राप्त करना है, तो ये हमारा पूरा क्या होता है? वेग व्यंजक या वेग नियम होता है। और जो k होता है उसको हम वेग स्थिरांक बोलते हैं। तो जो औसत वेग होता था अभिकारक का वो क्या होता था? बराबर माइनस के dr अपॉन dt। माइनस किस लिए लगाए? क्योंकि अभिकारक के वेग लिखते हैं तो उसमें माइनस लगाते हैं, और उत्पाद का लिखते हैं तो प्लस लगाते हैं। माइनस का मतलब क्या होता है? कि अभिकारक में धीरे धीरे कमी आ रही है, और प्लस का मतलब क्या होता है? उत्पाद में वृद्धि आ रही है। तो हमने अभिकारक का औसत वेग लिखा है, क्योंकि हमने अभिकारक का वेग भी तो लिखा है यहाँ पर। वेग स्थिरांक जो हमने अभिकारक के से ही तो प्राप्त किया है, तो इसलिए हमने औसत वेग भी किसका लिखा है? अभिकारक का लिखा है। इसको मान लिया हमने समीकरण 2। तो जो आपका समीकरण 1 है वो भी वेग है, और जो आपका दूसरा वेग है वो भी वेग है। दोनों क्या है? वेग है। तो वेग आपस में क्या होंगे? बराबर। तो नीचे जगह नहीं है, यहां लिख देना समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को आपस में बराबर करने पर, समीकरण 1 व 2 को आपस में बराबर करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को हमने क्या कर दिया? आपस में बराबर कर दिया। तो बराबर करेंगे, ये भी वेग है ये भी वेग है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? आपके आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस dr अपॉन dt बराबर, और दूसरा वेग क्या है? ये k a पे घात x और b पे घात y। तो जब हम
समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में बराबर रखेंगे, दोनों बेग हैं, सब ये भी बेग है हमारा, यही बेग है, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जो x और y ये दिख रहा है आपको x y, तो जो आपका x तथा y का योग होता है, जो हमारा x तथा y के योग को, तो x तथा y के योग को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो हम x तथा y के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो बोर्ड पर जगह खत्म हो गई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर ऊपर से हम शुरू करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेने का। अभी हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में बराबर रखकर, यानी जो समीकरण 1 का वेग था और जो समीकरण 2 का वेग था, दोनों को आपस में बराबर कर दिया था। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को आपस में बराबर रखने पर हमारा क्या गया था, माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर के ए पे घात एक्स बी पे घात वाई। तो अभिक्रिया में x तथा y की घातों के योग को तो जो हमारी अभिक्रिया में x तथा y की घातों का योग होता है उसे हम अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। ऐसा भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभिक्रिया में x तथा y की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो अभिक्रिया में x तथा y की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जो अभिक्रिया की कोटि होती है उसे हम n से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? n से। और घातें कौन सी हैं? x तथा y, इनके योग को हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। तो अभिक्रिया में x तथा y की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और आपको पता है a तथा b क्या है? हमारे अभिकारक हैं। a तथा b क्या है? हमारे अभिकारक। और अभिकारक क्या होता है? हमारा r होता है, आप जानते हैं। तो a तथा b क्या है? हमारे अभिकारक। अभिकारक r होता है, क्योंकि यहां भी r लिखा हुआ है, तो a b को भी किसके रूप में लिखते हैं? अभिकारक के रूप में लिखते हैं। क्योंकि हमने जब औसत वेग पढ़ा था तो उसमें अभिकारक का जो वेग था उसे r माना था, और उत्पाद का जो वेग था वो क्या था? आपका p था। क्योंकि अभिकारक को रेजिडेंट कहते तो r से दिखा दिया था, और जो उत्पाद का वेग होता था उसको हम प्रोडक्ट बोलते थे उत्पाद को, तो उसको p से दिखा दिया था। तो a तथा b क्या है? अभिकारक। इसको अभिकारक क्या होते हैं? आपके r। और x अभिकारक में x तथा y की घातों का योग, तो अभिकारक x तथा y की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। कोटि की होती है n बराबर क्या होता है? x प्लस y। तो बस थोड़ा सा और समझना है आपको। तो ये हमारा हो गया पूरा तो वही हो गया था, लेकिन जो ये आपका व्यंजक है इसका हमें काम लेना है आगे, इसका हमें आगे यूज करना है। जब हम अभिक्रिया की कोटि याद करेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक प्राप्त करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक प्राप्त करेंगे, जब ये हमारे समीकरण काम में आएगा। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी अभी आप आराम से समझते जाइए। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी ऐसी की ऐसी बच्चों बराबर के ऐसी की ऐसी। तो ए बी क्या है? हमारे अभिकारक हैं, और अभिकारक क्या होता है? आर। तो ए बी की जगह हमने क्या लिख दिया? आर। तो आपको पता है अभिकारक आर है, तो इस पर क्या है? घात। और गुणा में घातें क्या होती है? जुड़ जाती हैं। तो x तथा y के योग को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अगर हम ऐसे लिखेंगे इसको, आर है तो आर पर घातें लग जाएंगी x प्लस y, क्योंकि जो आपकी अभिकारक होते हैं, अभिकारक पे x y घाते हैं, तो अभिकारक को क्या मान लिया? आर। तो गुणा में जो घातें होती हैं वो क्या होती है? जुड़ जाती हैं। तो x प्लस वाई हो जाएगा, जुड़ के क्या नहीं हो जाएगा? तो x प्लस वाई का योग क्या है? n। तो x प्लस वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? n। तो k पे घात k r पे घात n। तो ये हमारा क्या आ गया? समीकरण प्राप्त हो गया। किसमें? आपका जो आपका वेग व्यंजक था और औसत वेग दोनों के होते हैं, आपस में बराबर करके ये प्राप्त होता है। इस समीकरण को आपको याद रखना है, इस समीकरण को आपको याद रखना है और बार बार लिख के देखना है, क्योंकि इस समीकरण को याद होगा जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक प्राप्त करेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक प्राप्त करेंगे, तो इससे आपको बहुत आसानी होगी। तो एक बार और सुन लें, ए बी क्या आता है? अभिकारक। अभिकारक आर होते हैं, तो ए बी की जगह हमने क्या लिख दिया? आर। और एक गुणा में अगर घातें गुणा में होती हैं तो क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। एक्स तथा वाई का योग क्या होता है? एन होता है, एन।
तो x तथा y के योग की जगह हमने क्या लिख दिया, n लिख दिया, और ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। तो माइनस dr/dt बराबर kr पे घात n, और अगर हम चाहें तो इसके बराबर इसको भी लिख सकते हैं k a पे घात x b पे घात y। ये हमारा वेग व्यंजक वेग स्थिरांक क्या हुआ, पूरा हुआ, और x तथा y के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम कोटि के बारे में गहराई से बात करेंगे। अब बात करते हैं हम अभिक्रिया की कोटि की। अभिक्रिया की कोटि वेग व्यंजक में, तो वेग व्यंजक क्या था हमारा, वेग व्यंजक था हमारा वेग बराबर k a पे घात x b पे घात y, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे k a भी क्या है हमारे अभिकारक, तो इसकी जगह हम r लिख सकते हैं, और x तथा y का योग क्या होता था हमारा अभिक्रिया की कोटि होती थी, तो इसको हम किससे दिखाते थे, n से, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा वेग व्यंजक ये होता है, ठीक है, या इसके बराबर इसको भी लिख सकते हैं। तो हमें अभी इसकी बात करना है वेग व्यंजक की। वेग व्यंजक में अभिकारकों की घातें, तो अभिकारकों की घातें क्या है, a पे घात x b पे घात y, जिन्हें प्रायोगिक तौर पर निर्धारित किया जाता है। तो जो x तथा y अभिकार, a तथा b जो आपके अभिकारक हैं, इन पे जो घातें x तथा y की लगी हुई हैं, ये हम निकाल नहीं सकते, इनको प्रयोगों द्वारा निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंट द्वारा निकाला जाता है, तो ये आपको पता रहनी चाहिए। तो वेग व्यंजक में अभिकारकों की घातें जिन्हें प्रायोगिक तौर पर निर्धारित किया जाता है, उनका योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो जो x तथा a b अभिकारक पर जो x तथा y की घात है, इन दोनों का योग, इन दोनों का जुड़ना अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी आपकी, अभिक्रिया की कोटि बराबर, अभिक्रिया की कोटि होती है आपकी n, तो n बराबर x प्लस y, क्योंकि अभिकारक हमारे क्या है, x तथा y, तो x तथा y के योग को क्या कहते हैं, हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो जो आपका अभिकारक है, इस पे x तथा y के जो घाते हैं, इनके योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, और इसे किससे दिखाते हैं, हम n से दिखाते हैं। अब आगे चलते हैं। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, जो हमारी अभिक्रिया की कोटि होती है, वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तथा भिन्नात्मक भी हो सकती है, तथा भिन्नात्मक भी हो सकती है। तो हमारी जो अभिक्रिया की कोटि की होती है n, और n कैसे निकलते हैं, x तथा y की घातों के योग को। तो अभिक्रिया की कोटि हमारी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तथा भिन्नात्मक भी हो सकती है। भिन्नात्मक का मतलब 2/3, 3/4, 5/6 कुछ भी हो सकती है, 2/3, 3/4, 5/4 कुछ भी हमारी अभिक्रिया की कोटि हो सकती है। तो भिन्न में भी आ सकती है, और पूरी पूर्ण संख्या में भी आ सकती है, 0, 1, 2, 3, 4। अब हमने मान लिया यदि हमारे n का मान 0 निकला, यानी हमने x और y के मान को जोड़ा तो क्या है, 0 आया। यदि n बराबर 0 हो तो अभिक्रिया शून्य कोटि की होती है, शून्य कोटि की होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा हमारी अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, शून्य कोटि की होती है। तो n क्या होती है, हमारी अभिक्रिया की कोटि होती है। तो अब हम किसी अभिक्रिया को देख के कैसे बताएंगे कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो ये तो प्रायोगिक मान है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कौन सी कोटि की कौन सी अभिक्रिया होती है। अगर आपका n का मान 0 दिया है तो अभिक्रिया आपकी शून्य कोटि की होती है, और शून्य कोटि की कहलाएगी। अगर n का मान क्या है, 0 आए, इन दोनों को मान जोड़ के 0 आए n का मान, तो अभिक्रिया कौन सी होती है, आपकी शून्य कोटि की होती है। अगर आपका n का मान 1 आए तो अभिक्रिया आपकी प्रथम कोटि की होती है। किसकी होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो अगर हमारा n का मान 1 आए तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है। अगर हमारा n का मान 1/2 आए तो हमारी जो अभिक्रिया होती है वो 2 ले लें। अगर हमारा n का मान 2 आए
तो हमारी जो अभिक्रिया होगी वो द्वितीय कोटि की कहलाएगी, द्वितीय कोटि की कहलाएगी। अगर हमारा n का मान कितना है 2 आए तो हमारी अभिक्रिया द्वितीय कोटि की कहलाएगी। अगर n का मान 3 आ जाए तो अभिक्रिया किसकी कहलाएगी? तृतीय कोटि की कहलाएगी, तृतीय कोटि। और अगर n का मान 4 आया तो चतुर्थ कोटि की। इसी तरह n का मान 1/2 है, मान लें कितना है n का मान 1/2। अगर 1/2 आएगा हमारा n का मान, तो हमारी अभिक्रिया कौन सी कोटि कहलाएगी? अर्ध कोटि की कहलाएगी, अर्ध कोटि की। तो आपको पता होना चाहिए अगर हमारा n का मान 0 आ रहा है तो अभिक्रिया शून्य कोटि की होती है, अगर n का मान 1 हो तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, और n का मान 2 तो अभिक्रिया द्वितीय कोटि कहलाती है, और अगर n का मान 3 हो तो अभिक्रिया तृतीय कोटि की कहलाती है। अगर n का मान 1/2 हो तो अर्ध कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन अभिक्रियाई कोटि किसे कहते हैं? जो आपके अभिकारक होते हैं उन पे जो घातें होती हैं x y की, उनके योग को अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। ऐसे n से दिखाते हैं। तो n बराबर क्या होता है आपका x प्लस y। अगर 0 है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, अगर n का मान 1 है तो प्रथम, अगर 2 है तो तृतीय कोटि, और 4 है तो चतुर्थ कोटि की आपकी अभिक्रिया कहलाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम इसके 1-2 एग्जाम्पल करते हैं। तो अब हमें कुछ अभिक्रिया के वेग व्यंजक दिए गए हैं, अब हमें उन्हें देखकर अभिक्रिया की कोटि बताना है। तो ये आपको 3 अभिक्रियाएं दी हैं और उनके वेग व्यंजक है 1, 2, 3। इन तीनों के वेग व्यंजकों की हमें अभिक्रिया की कोटि बताना है। तो वेग व्यंजक का आपको सूत्र याद है, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता था? k a पे घात x b पे घात y, और जो अभिकारकों पे घात होती थी उनके योग को क्या कहते थे? अभिक्रिया की कोटि। तो n बराबर क्या होता था? x प्लस y। तो x प्लस y क्या है? अभिकारकों की घात, और n क्या है? अभिक्रिया की कोटि। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए a पर क्या है? a पर पावर किसकी है? x की। तो x की जगह कितना है? 1/2। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम, x की जगह कितना है? 1/2, और y की जगह b पर घात देकर कितनी है? 1/2 प्लस 1/2। n बराबर 1/2 का लासा कितना आ गया? 2, 1 प्लस 1 2 बराबर 2/2, 2 एकम 2। तो n बराबर क्या आ गया? 1। तो n बराबर 1 आया तो अभिक्रिया कौन सी कोटि की है? अभी मैंने बताया था, अगर n बराबर 1 हो तो अभिक्रिया हमारी प्रथम कोटि की होती है। कौन सी कोटि की होती है? प्रथम कोटि की है अभिक्रिया। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? a पे पावर 3/2, b पे पावर -1। तो जो a पे पावर है वो किसका मान है? x का, और जो b पे पावर है वो किसका मान है? y का। तो इस क्वेश्चन को करिए। n बराबर क्या होता है? x प्लस y। तो x का मान कितना दिया है आपको? 3/2। तो 3/2 लिख दिया, प्लस y की जगह जो पावर है वो किसकी है? -1 की। तो -1 बराबर 3/2 प्लस माइनस क्या होगा? हमारा माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया, माइनस का 1। लासा क्या है आपका? 2। 3 ऐसी कैसी? 2 एकम 2 माइनस के 2। 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। 1/2। तो कितना आ गया? 1/2। मैंने कहा अगर हमारा 1/2 आएगा तो अभिक्रिया कौन सी कोटि की कहलाएगी? अर्ध कोटि की। तो n बराबर अगर 1/2 होता है तो अभिक्रिया अर्ध कोटि की होती है। तो जो हमारे ये वेग व्यंजक है इन पे हमारे प्रायोगिक मान लिख के दिए हैं, इन्हें देखकर हमें फॉर्मूला का यूज करना है और अभिक्रिया की कोटि बता देना है आसानी से। इसके लिए ऐसी तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो सूत्र क्या होता है हमारा? n बराबर x प्लस वाई। तो a पे घात x, b पे घात y। तो a पे तो कुछ है ही नहीं, जिस पे कुछ नहीं होता वहां 1 की पावर छुपी होती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं छुपा तो क्या छुपा हुआ? 1। तो आपको याद रखना है जिस पर कोई पावर नहीं थी उस पर 1 की घात छुपी रहती है। तो a पे क्या है? 1 ऐसी लिख दिया हमने, और b पे क्या है? पावर y। तो y की जगह किसका मान लिखा है? 2 का। तो 1 प्लस 2। n बराबर कितना आ गया आपका? 3। तो अगर हमारा n बराबर 3 होता है तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती है? तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? तृतीय कोटि की। तो हमने ये 3 वेग व्यंजक करे और इनकी सहायता से अभिक्रिया की कोटि बताई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम बात करेंगे अभिक्रिया की आणविकता की। अब बात करते हैं हम अभिक्रिया की आणविकता की। अभिक्रिया की आणविकता किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों की संख्या को
उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेते हैं उनकी जो संख्या होती है उसे हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो कुछ उदाहरण देता हूं फिर आपके समझ में आएगा। जैसे आपकी एक अभिक्रिया है N2 + 3H2 एरो 2NH3। तो पहले थ्योरी पढ़ा आप एक बार। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों की संख्या को, तो अभिकारक कौन होते हैं? जो इधर होते हैं वो हमारे अभिकारक कहलाते हैं, जो इधर लिखे होते हैं। तो हमारे अभिकारक कौन होते हैं? जो इधर लिखे होते हैं। और उत्पाद कौन होते हैं? जो इधर लिखे होते हैं। लेकिन हमें उत्पाद से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? अभिकारक से। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो अभिकारकों की संख्या देखें, जो जिसके आगे कुछ नहीं होता, उसको मान लेते हैं 1। तो इसमें नाइट्रोजन क्या है? 1 अभिकारक है। और हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो जोड़ के कितने हो गए? 4। तो इसमें अभिक्रिया की आणविकता कितनी है? 4। तो आगे वाले नंबर क्या होता है? यानी जो रस अभिकारक में जो रस समीकरण मितीय गुणांकों की संख्या होती है उनका जो योग होता है उसे हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो इसके तो आगे कोई रस समीकरण मितीय गुणांक नहीं था, तो जिसके आगे कुछ नहीं होता 1। इसके आगे कितना था? रस समीकरण मितीय गुणांक 3। तो 1 और 3 मिला के कितना हो गया? 4। तो इस अभिक्रिया की आणविकता, इस अभिक्रिया की आणविकता, इस अभिक्रिया की आणविकता 4 है। तो अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या होती है उसको हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो इसी तरह आप किसी भी एग्जाम को कोई भी उदाहरण दे, कोई भी क्वेश्चन दे, आप आसानी से बता सकते हैं। एक आध और क्वेश्चन लेते हैं हम। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, H2 + Cl2 एरो 2HCl, ये आपकी एक अभिक्रिया है। इसमें हमें आपको अभिक्रिया की आणविकता बताना है। तो इधर देखें अभिकारक कितना है? 1। इधर देखें अभिकारक कितना है? 1। क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं लगा होता वो 1 होता है, जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 छुपा होता है। 1 इधर छुपा है, 1 इधर छुपा है। 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो 1 1 मिला के हो गया 2। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई? 2 हो गई। इस अभिक्रिया की आणविकता, इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है। एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे ये है आपका कार्बन अभिक्रिया कर रहा है आपका हाइड्रोजन गैस से। तो जो हमारा कार्बन है वो किससे अभिक्रिया कर रहा है? हाइड्रोजन गैस से। तो हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके CH4 बना रहा है। तो हमें किसकी संख्या से मतलब है? अभिकारक की। तो इधर जो हमारा अभिकारक है वो क्या है? 1। और इधर जो अभिकारक है वो कितने हैं? 2। क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 छुपा होता है 1। और इसके आगे कितना छुपा है? 2 नंबर। तो 1 और 2 मिला के कितना हो गया? 3। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई? 3 हो गई। इस अभिक्रिया की आणविकता, इस अभिक्रिया की आणविकता तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई आपकी? 3। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। इधर अभिकारक कितने थे? 1 और 3 4। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई? 4। जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 छुपा होता है। 1 और 1 मिला कितना हो गया? 2। तो इस अभिक्रिया की आणविकता हो गई 2। और इधर आपका 1 छुपा था, 2 आगे दिए थी। 10 समीकरण में गुणांक की संख्या कितनी? 2। तो 1 और 2 मिला के हो गया 3। तो इस अभिक्रिया की आणविकता 3 हो गई। तो इसी तरह आप रिएक्शन को देकर अभिकारकों की संख्या गिनकर अभिक्रिया की आणविकता बता सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।